आदाब दोस्तों, मेरा नाम है वकार वाहिद। मैं लगातार आपको बातचीत में नए मेहमानों से मिलवाता रहता हूं। आज हमारे स्टूडियो में, या हम कहें कि रूम नुमा स्टूडियो में, हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान आदरणीय इलियास अंसारी साहब मौजूद हैं। हम लोग उनसे बात करेंगे और बहुत सारे उन पहलुओं पे बात करेंगे जिसमें राजनीतिक बातचीत से थोड़ा सा हट के भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको वकार साहब, आपके चैनल को और आपको दोनों को मेरी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बहुत शुक्रिया सर। और सबसे पहले सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एजुकेशनल जर्नी क्या है आपकी, कहाँ से शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मैं एग्रीकल्चर से हाई स्कूल किया था तुरपट्टी से जी। दुधई आदर्श एंग्लो से मैंने जूनियर तक पढ़ा था और उसके बाद तुरपट्टी से फिर इंटर कॉलेज उदित नारायण पटौना में आईएससी पूरा किया और फिर बीएससी में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, तो मैं किसान पीजी कॉलेज से बीए किया और फिर मैं एमए किया और बीएड किया 90 में बीएड किया। मैं इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई भी हूँ और मेरी मुलाकात हाई स्कूल का, अभी मैं इम्तहान दिया था तब तक स्वर्गीय बाबू मोहन सिंह जी से मेरी मुलाकात हो गई। मेरे यहाँ एक दुर्घटना हुई थी, आग लगी थी, उसी में वो आए थे जांच करने। मिनिस्टर से थोड़े दिन पहले हटे थे, उन्हीं के बयान पर सरकार गिरी थी नारायणपुर कांड को लेकर। तो फिर उन्होंने हमारे दादा से कहा कि इस लड़के का चेहरा और लीलार इसका बता रहा है कि राजनीतिक होगा, तो इसको हमको दे दीजिए। तो हमारे दादा ने कहा कि अभी तो पढ़ रहा है, हाई स्कूल का इम्तहान दे के आया है, जब उम्र होगी इसकी पढ़ लेगा तो आप ले लीजिएगा। फिर मोहन सिंह जी माने नहीं। उसके बाद इंटर में मैं पढ़ रहा था, विधान परिषद का चुनाव लड़े, उसमें हमको बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी, हमें उसमें बहुत मेहनत किया इस जिले में। तो मेरी राजनीतिक शुरुआत मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तभी से हुई। उसी वक्त से? कितने साल पहले की बात होगी? 80-81 में मैं हाई स्कूल किया जी। और 83 में इंटर किया था। अच्छा सर, हमको याद आता है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे गांव में तमाम दुकानें, कभी कभी उन दुकानों पे जाना होता था तो लोग आपका नाम, हम तो जानते नहीं थे उस वक्त कि आप कौन हैं और चीज़ें कैसे होती हैं, राजनीति क्या है, लेकिन एक नाम आपका हमेशा ब्रांड की तरह, ख़ास तौर से माइनॉरिटी में आता रहा है। तो लोग कैसे आपके इतने ज़्यादा पसंद करते हैं आपको, और इतने आपके फॉलोअर्स कैसे हैं? जैसे पटौना में पहले घटनाएं बहुत होती थी और सांप्रदायिक शक्तियां बहुत सक्रिय थीं। मिसरौली कांड, पटौना कांड और इस तरह के छोटे मोटे खड्डा में तमाम सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े और उन मौक़ों पर कोई माइनॉरिटी का लीडर उसमें आगे नहीं आया। मैं उस वक्त जिले का महासचिव था समाजवादी पार्टी का और मोहन सिंह जी का प्रतिनिधि था। मोहन सिंह के प्रतिनिधि होने के नाते अधिकारियों में मेरी बहुत बड़ी करेज थी और अधिकारी मेरी बात बहुत मानते थे। आपको आश्चर्य होगा, पटौना में जब राइट हुआ तो पूरा छावनी पुलिस छावनी में बदल गया था, किसी की गाड़ी अंदर प्रवेश नहीं हो रही थी, लेकिन मेरी गाड़ी सीधे अंदर प्रवेश की और मैं सीधे कोतवाली पहुंचा और कोतवाली पहुंचकर कप्तान और डीएम से मैंने कहा कि आप लोग अगर अभी से सख्त नहीं हुए तो सभी मुसलमान जला दिए जाएंगे। मैं डीएम एसपी के गाड़ी में 3 दिन 3 रात घूम कर मुस्लिम बस्तियों को बचाया और वो कंट्रोल करवाया उस घटना को। ऐसे मिसरौली में हुआ, उसको भी मैंने बहुत इंटरनल उस घटना पर ध्यान दिया। इसी तरह से खड्डा में हुआ, चौरही में हुआ, तो जहाँ जहाँ घटनाएं हुई वहाँ मैंने निष्पक्ष रूप से, ऐसा नहीं है कि मैंने मुसलमानों की मदद की, मैं निष्पक्ष रूप से काम करने का अधिकारियों पर दबाव बनाया, लेकिन मुसलमान ये मानता था कि ये हमारी मदद के लिए ये आए और उसमें दोनों समुदाय के लोगों ने मेरी तारीफ की। जो भी कोई घटना होता था, डीएम और एसपी मुझे फ़ोन करते थे
कि फला जगह इस तरह की घटना हो गई है, आप आ जाइए, उसको समझौता करा दीजिए। अब मैं ही एक ऐसा शख्स था जिले में जो जिले के किसी भी सांप्रदायिक मामले का बिगड़ जाता था, वहाँ बुलाकर मुझे समझौता कराया जाता था, मैं उसमें सफल भी होता था। ये अल्लाह का करम है। सर ये भी देखा जाता है कि हालांकि अभी फ़िलहाल आप सत्ता में नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके चाहने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है। हम अक्सर लोगों से, जो लोग फेम वाले हैं, उनसे ये सवाल ज़रूर करते हैं कि कौन सा सीक्रेट है, कैसे लोगों के दिलों पर राज किया जाता है, क्या मामला है ये अल्लाह का शुक्र है, जी। मैं कभी किसी को अनादर नहीं किया। जो मेरे दरवाजे पर आया, मुस्कुरा के उसको एक कप चाय पिलाया, और उसका न जात पूछा न धर्म पूछा, उसका मैंने काम किया। जिस तरह काम लेके आया, पहले काम किया, और काम करके निपटा के तब मैंने कहा चाय पीजिए, जाइए, भीड़ हल्का करने के लिए। तो कभी मैंने किसी का अनादर नहीं किया, और गरीब से गरीब, यहाँ तक कि आपको ताज्जुब होगा, आज के पॉलिटिकल लोग डोम के यहाँ न्योता नहीं जाते हैं, मैं डोम के यहाँ न्योता भी जाता हूँ। वो मुझे बड़ा श्रद्धा से बुलाता है, और उसके यहाँ जाके न्योता करता हूँ, और मैं कहता हूँ पानी पिलाओ, तो वो बेचारे जब जानते हैं कि आना है उनको, तो किसी न किसी को पानी पिलाने के लिए बुला के रखते हैं, तो वो पानी पिलवाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं, वो भी पानी दे तो मैं पी लूँगा, कोई हमारे लिए छुआछूत की कोई बात नहीं है। तो मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, और सबका सम्मान करता हूँ, चाहे वो बड़ा हो या सबसे छोटा हो। इसीलिए लोगों के बीच में इज्जत और सम्मान अल्लाह ने बढ़ाया है, ये अल्लाह का शुक्र है, नहीं तो हम उस लायक नहीं हैं। सर ये आपका बड़प्पन है। अगला एक और सवाल हमारे पास था कि आप विधायक क्यों बनना चाहते थे, क्या रीज़न था इसके पीछे? देखिए, खिदमत खल्क में जी। और जो खिदमत करने का जो आजकल का कंसेप्ट है, उसमें ताकत और पावर की ज़रूरत है। जी। मैंने महसूस किया है कि जब किसी अधिकारी को फ़ोन कीजिए तो कहता है विधायक जी का फ़ोन आया उधर से। तो एक शरीफ आदमी जो नाहक में प्रताड़ित होता है, लेकिन एक विधायक के फ़ोन पर उसको प्रताड़ित पुलिस करती है, एसडीएम करता है, अधिकारी करते हैं, हम उसकी मदद नहीं कर पाते। उस स्थिति में मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे पावर की ज़रूरत है। इसलिए मैं एक सदन में पहुंचकर अपनी आवाज़ को मजबूती से गरीबों के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए उठाकर उसको न्याय दिलाने के लिए मैं इस पद पर जाना चाहता था। अगर आप चुनाव जीते होते, जी, विधानसभा में गए होते, तो किन मुद्दों की बात करते आप? सबसे पहले तो शिक्षा, हमारे यहाँ जो शिक्षा की जो हालात है वो बहुत ख़राब है। ये जनपद का ये पूर्वांचल, इतनी ख़राब स्थिति है शिक्षा की। एक तो इस हमारे विधानसभा में एक भी कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो गवर्नमेंट का कॉलेज हो, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक भी उद्योग नहीं है, अस्पताल ऐसा नहीं है जहां हमारे लोगों की अच्छा इलाज हो सके। तो हमने अब सोचा था कि पहला काम शिक्षा पर करूंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज पर, एक मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल के बिहार और यूपी के बॉर्डर पर एक फाजिल नगर विधानसभा में खुलवाने का काम करूंगा, और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। सड़कें, पुल पुलिया ये तो सारे विभागों से बन जाते हैं, बनते ही रहते हैं। जी। तो इत्तेफाक की वो नहीं हुआ। अभी आपके क्या भविष्य के प्लान है फिलहाल? मैं राजनीति में हूँ 24 आवर्स, जितने देर रात में सोता हूँ उसके बाद आँख खुलते ही लोगों की खिदमत में लग जाता हूँ। और चुनाव के बाद लोग कहते हैं कि सभी प्रत्याशी गायब हो गए, एक आप ही नज़र आते हैं। रोज़ाना 10, 15, 12, 8, 7 न्योता करता हूँ। जो वोट दिया उसका भी करता हूँ, जो नहीं दिया उसका भी करता हूँ। तो रोज़ राजनीति में हूँ, और अगली तैयारी है 2024 में भी अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश होगी, और 2027 में फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मेरी इच्छा है। सर ये बड़ा मुश्किल आम तौर से लोगों को लगता है, या मुझे भी लगता है, कि जिसके लिए आप लगातार काम कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, जैसा कि आपने कहा कि और नेता चले जाते हैं लेकिन आप फील्ड में बने हुए हैं, तो फिर जब वक्त आया तो लोगों ने आपको कुछ वोट दिया, कुछ नहीं दिया, फिर आप उन लोगों के साथ कैसे सामान्य व्यवहार कर पाते हैं, लगातार चल पाते हैं? देखिए, इस बार की जो चुनाव हुआ है
वह चुनाव हुआ है भाजपा हराओ हम्म, के नाम पर। जी। और मुसलमान कौम जो है इस बार पश्चिम से लेकर पूरब तक अखिलेश की सरकार बना रही थी। वह ये नहीं देख रही थी कौन चुनाव लड़ रहा है, मेरे जैसे लोगों को लोगों ने छोड़ दिया। तो इससे आपको समझना चाहिए कि मुझे छोड़ने का मतलब यह है कि वह पूरब से लेकर पश्चिम तक 99% मुसलमान इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहता था। मुझे गैर मुस्लिम 60,000 वोट दे रहे थे और जो मैं 30,000 वोट पाया हूँ, और बड़े लोगों के वोट हैं, पिछड़े लोगों के वोट हैं, छोटे लोगों के वोट हैं, उसमें मैं आपसे कह सकता हूँ कि यदि मुसलमान हल्ला करके चौराहे पर भागा नहीं होता कि सपा को वोट करना है, तो मुझे 60,000 वोट और मिलता गैर मुस्लिम का, और मैं वोट पाता 1,30,000 के करीब। यही मेरी गणना भी थी। लेकिन इस बार भाजपा हराओ और सपा जिताओ की वजह से मैं हार गया। चलिए, अब क्या कहा जा सकता है इसका। आखिर में सर, चलते चलते युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवा पीढ़ी बहुत भटकी हुई है जी। और मोबाइल ये बहुत अच्छी चीज़ भी है, जी। लेकिन मोबाइल ने युवाओं के भविष्य को बहुत चौपट किया है। किसी गांव चौराहे पर आप बैठ जाइए, इस वक्त घूम के देख लीजिए, 5-7 के ग्रुप में 10 लड़के बैठे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं। उनके घर में शिक्षा का कोई स्तर नहीं है। सबसे पहला काम युवाओं को करना चाहिए कि या तो पढ़ें और नहीं तो टेक्निकल शिक्षा हासिल करके कहीं ना कहीं रोजगार करें, नहीं तो इस देश की हालत बहुत ख़राब होने वाली है। सरकारों के पास कोई योजना नहीं है, कोई रोजगार नहीं है और ना ही कोई नौकरी है। महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। युवाओं के लिए आने वाला दिन बड़ा भयानक होने वाला है। इसलिए युवा या तो पढ़े, अच्छी पढ़ाई पढ़े, और नहीं तो टेक्निकल शिक्षा लेकर कहीं साइकिल बनावे, मोटरसाइकिल बनावे, कहीं एसी का काम करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लग जाए। वो मोबाइल चलाकर अपने भविष्य को खराब ना करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर कि आपने अपने कीमती समय में से हमको वक्त दिया। दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे वीडियो को आप लोग लगातार देखते रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे इलियास अंसारी साहब से, जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं बीएसपी की तरफ से। फिर हम नए मेहमानों से मिलवाएंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।